मीडिया के स्वामित्व का पैटर्न क्या है। अगर मीडिया के स्वामित्व का पैटर्न बदलता है तो पत्रकारिता की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर भी का ढांचा भी बदलता है। वो कम या ज्यादा होती है, वो गहन होती है या उथली होती है, शैलो होती है या डीप होती है, ये सारी प्रक्रिया चलती है। सरकार के साथ उसके संबंधों पर भी असर पड़ता है। मीडिया का सरकार के साथ संबंध होता है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ही सबसे बड़ी एजेंसी है, इसकी रिपोर्टिंग मीडिया करता है। भाई सरकार सरकार किसी भी देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, उसके पास सबसे ज्यादा आर्थिक ताकत होती है, सबसे ज्यादा फौजी ताकत होती है, सबसे ज्यादा बड़ी ब्यूरोक्रेसी उसके पास होती है। वो हर काम करती है, मनुष्य के जीवन का, समाज के का नियंत्रण पूरी करती है, और मीडिया को उसका रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। रिपोर्टिंग करने के लिए मीडिया को उसके साथ संबंध बनाने पड़ते हैं, और उस संबंधों में मीडिया का स्वामित्व, ओनरशिप पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब एक खबर आई वॉशिंगटन पोस्ट की। हम सब जानते हैं कि जेफ बेजोस ने वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लिया था, तो वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बजाय वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया। और अब कहा जा रहा है कि साहब उसके अंदर घाटा हो रहा है और वो उसको बंद कर रहे हैं। अखबारों में अपीलें छप रही हैं कि अरे भाई बंद मत कीजिए, उसके कर्मचारियों में को स्टेक्स दीजिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो क्या ये एक वाशिंगटन पोस्ट बहुत बड़ी चीज है? हम लोग वाशिंगटन पोस्ट की दी हुई सूचनाओं की खुराक पर पले हैं अपने पूरे पत्रकार के तौर पर, हम सभी लोग, कोई बचा नहीं है उससे। तो खास तौर से अमेरिकी जो पब्लिक लाइफ है, उस पब्लिक लाइफ में अखबारों का बहुत महत्व है। भाई न्यूयॉर्क में जो टाइम्स स्क्वायर है, हम जानते हैं उसका नाम टाइम्स स्क्वायर क्यों पड़ा था, क्योंकि वहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना दफ्तर एक जमाने में खोला था। मतलब 20वीं सदी के शुरुआती दौर में उसमें वहां न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपना दफ्तर खोला था, इसलिए उसको टाइम्स स्क्वायर आज भी कहते हैं। वो विशालकाय बिल्डिंग आज भी वहां पर खड़ी हुई है, मैं अभी कुछ दिन पहले ही उसको देख के आया हूं, पहले ही देख के आया हूं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ये सब जो पूरा मामला है वाशिंगटन पोस्ट का, क्या ये दक्षिणपंथी कारपोरेट कैपिटल और दक्षिणपंथी पॉलिटिक्स, उन दोनों का जो समीकरण है, वो समीकरण एक नियोजित तरीके से डगर पर चल रहा है कि पहले हम इस तरह के अखबारों और मीडिया ग्रुप और मीडिया मंचों का अधिग्रहण करें, और उसके बाद धीरे धीरे उनको बंद घोषित कर दें। अगर हम उन्हें अपना औजार नहीं बना पा रहे हैं तो उनको बंद घोषित कर दें। अभय जी, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है, मेरे मन का सवाल पूछा। क्या है ये जो आपने ओनरशिप पैटर्न की बात की, अब ये ओनरशिप पैटर्न और आपने ये भी बात किया कि भाई वॉशिंगटन पोस्ट की लॉस जो है वो हो रहा है इस कारण से 800 पत्रकार वॉशिंगटन पोस्ट में काम करते थे एक महीने पहले तक। 4 फरवरी अनाउंस किया वॉशिंगटन पोस्ट ने कि वो 300 पत्रकारों को निकाल रही है, और इसके अंदर में उन्होंने अपना पूरा स्पोर्ट्स डेस्क बंद कर दिया, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज एकदम कम कर दिया है, एशिया एडिटर की जो पोस्ट है वो समाप्त कर दी, दिल्ली ब्यूरो चीफ की, सिडनी ब्यूरो चीफ की पोस्ट खत्म कर दी, स्पोर्ट डेस्क पूरा खत्म कर दिया, सिटी रिपोर्टिंग जो वॉशिंगटन में होती थी वो डेस्क को एकदम कम कर दिया। मैंने कल इसके ऊपर में बहुत बड़ा एक कार्यक्रम अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे बनाया है कि क्या ये मीडिया का अंत है, इतिहास का अंत, जैसे फ्रांसिस फुकुयामा ने लिखा था किताब 1992 में सोवियत रूस के विघटन के बाद में, कि अब सिर्फ कैपिटलिज्म रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगा और मीडिया फ्लरिश करेगा, यही एक मॉडल रहने वाला है। तो मैंने बताया कैसे ये इतिहास का अंत जो उन्होंने कहा था वो अपने आप में कितना झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं दक्षिणपंथी ताकतें या पूंजीपति लोग जो है, इन्होंने जनता की आवाज को घोटने के लिए, दबाने के लिए जो है धीरे धीरे मीडिया पे कैप्चर किया। और ये कोई इंडिया में नहीं हुआ, ये वर्ल्ड ओवर हम आपको ट्रेंड देख रहे हैं। वो मैं ट्रेंड आपको बताता हूं ओनरशिप पैटर्न के माध्यम से। पहले पोस्ट पे बात कर लें। अमेजॉन जो है, अमेजॉन आपने सही बोला कि जब कैथरीन ग्राहम फैमिली से जब इन्होंने 2012 में खरीदा, अगस्त 2012 में जब वॉशिंगटन पोस्ट खरीदा, तो उसके पहले तक ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी और वॉरेन बफेट थे, उन्होंने ये जेफ बीजो को कंपनी बिकवाई, ठीक है। और जैसे ही जेफ बीजो ने कंपनी लिया, उन्होंने ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी को प्राइवेटली हेल्ड कंपनी कर लिया। अब उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो मिलने मुश्किल है, परंतु जो रिसर्च किया, जो कल मैंने
आपने चैनल में बताया प्रोग्राम, उसमें ये बताया $27 मिलियन का इसको लॉस हुआ है वॉशिंगटन पोस्ट को पिछले 2 सालों में। परंतु जब से जेफ बेजोस ने लिया था तब से लेके 2019 तक ये निरंतर फायदे में रहे। 2020 के चुनाव के पहले अमेरिका में जो चुनाव हुआ था उसके पहले इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टियों ने, क्योंकि हर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के पहले जो है ये अनाउंस करती है कि वो ये पेपर किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है, और उस पर ट्रंप और दक्षिणपंथी ताकतें बड़ी इनसे नाराज हो गई थी, जिसके कारण से 2024 में जब इलेक्शन हुआ लास्ट ईयर कि इस बार इतिहास में पहली बार हुआ कि वॉशिंगटन पोस्ट ने किसी भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं किया। कारण यह था कि 2020 से लेकर 2024 के बीच में इनको लॉस हुआ, वॉशिंगटन पोस्ट को मैसिव एडवर्टाइजर्स लूज किए इन्होंने, ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट कहता है। 2 साल में 2023 में $100 मिलियन और $77 मिलियन 2024 में, कुल मिला के $177 मिलियन का वॉशिंगटन पोस्ट को लॉस हुआ। पर मेरा ये कहना है अभय जी कि ये कोई बहुत मैसिव लॉस नहीं है, क्योंकि जेफ बेजोस जो है $100 बिलियन के ऊपर का उनका नेटवर्थ है, ठीक है, उसमें $177 मिलियन यानी समुद्र से कुछ बूंद निकालने वाली जो है वो बात है। तो ये, और वो भी ऐसे टाइम पे इन्होंने बंद किया है जब मेलेनिया ट्रंप के ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसके एवज में मेलेनिया जी को $40 मिलियन जो है वो दिए गए, जो ना जाने कितने महीनों की सैलरी जो है वो कवर कर लेती है 300 पत्रकार जिनकी। तो अब वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है कि हम सिटी कवरेज नहीं करेंगे, हम जो है वो जनता से जुड़े मुद्दे नहीं दिखाएंगे, हम क्या दिखाएंगे, हम वेलनेस पे कवरेज करेंगे। रईस लोग क्या खरीदते हैं, क्या खाते हैं, कौन से होटल में जाते हैं, ठीक है, हेल्थ कवरेज करेंगे, और अब रिपोर्टर न्यूज के बदले फीचर्स लिखेंगे, और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स की कवरेज होगी। तो मतलब अब आप ये समझ जाइए कि न्यूज जो है ना ये इंफोटेनमेंट की तरफ जा रहा है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, ठीक है। हिंदुस्तान में भी वो प्रोसेस जारी है, हिंदुस्तान में भी वो प्रक्रिया जारी है। तो ये जो है, ये जो पैटर्न जो सेट हुआ है, अच्छा ये बोल रहे हैं लॉस के कारण हुआ। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि भैया जब ये लॉस मेकिंग बिजनेस है तो वर्ल्ड ओवर के कैपिटलिस्ट पूंजीपति लोग क्यों फिर मीडिया खरीद रहे हैं? इंडिया में क्या जरूरत है मुकेश अंबानी की? भैया उनका तो पेट्रोल, उनको क्या जरूरत थी कि वो मनी कंट्रोल खरीदे, नेटवर्क 18 खरीदे? आज आप देखिए फोर्ब्स मैगजीन जो है उसको ओन करते हैं मुकेश अंबानी, मनी कंट्रोल को ओन करते हैं मुकेश अंबानी, सीएनबीसी का लाइसेंस है मुकेश अंबानी के पास में, ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जो है एक तरीके से मुकेश का लाइसेंस उनके पास में है। अगर आप फॉर्च्यून मैगजीन देखिए जहां मैं काम करता था, उसकी लाइसेंस संजीव गोयनका के पास में है। फिर ये बताइए जब प्रणय रॉय एनडीटीवी को नहीं चला पाए तो भैया ये अदानी जी कैसे चला लेंगे? वो तो मीडिया की आदमी, तो अदानी जी तो 50 बिजनेस है, कंसंट्रेट फोकस कर नहीं सकते, उन लोगों ने भी कई लोगों को निकाला है। तो जब आपको पता है कि मीडिया में लॉस होता है, ये कॉस्ट सेंटर है, तो फिर आप घुस क्यों रहे हो? आपके क्या मंसूबे हैं? आप लॉस, आप बोलते हो मैं पूंजीपति हूं, पूंजी बनाना मेरा काम है, पूंजी जो बिजनेस नहीं बना रहा मैं उसको बंद कर रहा हूं। तो आपको जो मीडिया बेच रहा है, चाहे प्रणय रॉय एनडीटीवी बेचे या कोई भी दूसरा अखबार जो है वो जा रहा हो, वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा। तो जब आपको मालूम है कि वो लॉस मेकिंग है, तो आप क्या बोलते हो, बैल घंटी बांध, वो क्या एक कहावत है, वो करने आप क्यों जा रहे हो? और आप वो ले रहे हो मीडिया को, और उसके बाद में आप ढंग के पत्रकारों को सबको बाहर निकाल दे रहे हो, और बाहर निकाल के जो है फिर वो पूरा इंफोटेनमेंट हो जा रहा है। तो आपकी बात का बिल्कुल स्पष्ट मतलब ये निकलता है कि मीडिया के किरदार को पूंजी की ताकत के दम पर योजनाबद्ध तरीके से बदला जा रहा है। मीडिया जो समाचारों और विश्लेषण का स्रोत था, जानकारी का स्रोत था, उसको इंफोटेनमेंट में बदला जा रहा है। और भारत में वो प्रक्रिया चली चुकी है कि सरकार जो कहती है वो बिल्कुल ठीक है, वही खबर है। जबकि हमारी और आपकी ट्रेनिंग इस तर्ज में हुई थी, सरकार जो बता रही है वो खबर नहीं है, सरकार जो छिपा रही है वो खबर है। एग्जैक्टली। यहाँ पर सरकार जो छिपा रही है वो सरकार को छिपाने दिया जा रहा है। ज्यादा कभी कभी संपादकी में घुमा फिरा के उसकी तरफ इशारा भर कर दिया जाता है। ये तो होता है अगर लेकिन सब लोग संपादकी नहीं पढ़ते, सब लोग ओपेड पेज के लंबे लंबे इंटेलेक्चुअल आर्टिकल नहीं पढ़ते। लोग खबरों को देख के पता लगाते हैं, न्यूज एनालिसिस को देख के पता लगाते हैं। वहां पे
सरकार की पोल खोलना, सरकार असलियत को लाना का काम तकरीबन मीडिया ने बंद कर दिया है। और ये और इंडिया में दूसरी ही नहीं है सर, आप देखिए फाइनेंशियल टाइम्स जो 1957 से पियर्सन फैमिली के पास में था, इन्होंने बेच दिया 2013 में इसको निक्केई को, जापान की जो कंपनी है उसको। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है वो रूपर्ट मर्डॉक ने 2007 में ले लिया, के सपोर्टर है, ठीक है। इंडिया के अंदर में देखिए तो पुख्ता जानकारी है मेरे पास में कि समीर जैन इकोनॉमिक टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया को बेचने के लिए निकले हुए हैं, खरीदार उनको नहीं मिल रहा है। शोभना भरतिया जी से चलाया नहीं चल रहा हिंदुस्तान टाइम्स। तो हर जगह जो मीडिया है वो ढूंढ रहा है कोई पूंजीपति आके उसको अब आगोश में ले, तो पूंजीपति आगोश में लेके उल्टी काम कर रहा है। वो कोई न्यूज के लोगों के लिए तो नहीं वो ले रहा है, वो अपने इंटरेस्ट। पूंजीपति के आइडिया में हमेशा मानता हूं कि जो बड़ा पूंजीपति होता है, बड़ी कारपोरेट पूंजी है, वो केवल मुनाफा ही नहीं कमाती, वो केवल अपने मन की सरकार भी नहीं चाहती, वो अपने मन का समाज भी चाहती है। एग्जैक्टली। और मीडिया के जरिए वो समाज को रीस्ट्रक्चर भी करती है पूंजी। मतलब ये इस बात पे लोगों को कम ध्यान दे, लोग कहते हैं भाई सरकार अपना अपना इसका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मीडिया का समर्थन कर रहा है, लेकिन वास्तव में मीडिया जो है वो राजनीति को भी नियंत्रित करती है, सत्ता को भी, कॉर्पोरेट पूंजी राजनीति को भी नियंत्रित करती है, सत्ता को भी नियंत्रित करती है, और मीडिया के जरिए वो सोसाइटी को रिस्ट्रक्चर करती है। लोगों की विज्ञापन के जरिए, मीडिया के जरिए समाज भी अपने किस्म का बनाना चाहती है। बहुत उम्दा किस्म का मुद्दा हम दोनों ने मिलकर ही निकाला है। अब हम एक तीसरे मुद्दे की तरफ जाते हैं, अपनी चर्चा के हम आखिरी दौर में हैं, समय तकरीबन समाप्त हो चुका है, फिर भी उस मुद्दे पे बात करना जरूरी है। पिछली बार जब हम लोगों ने बात की थी तब हमारा स्टॉक एक्सचेंज, सोने और चांदी का भाव, ये सब एक अलग मोड में थे। आज इतने दिनों के बीच में, मेरे ख्याल से 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन के बीच में वहां के हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। चांदी भी नीचे है, जहां तक मेरी मोटी मोटी जानकारी है। उस तरह की स्थिति नहीं है। सोना भी नीचे है, और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो भी अभी तक कहीं मीडिया उसमें वापस आते हुए नहीं दिखे हैं, बावजूद इसके कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर एक इंडो अमेरिका डील डिक्लेयर कर दी है। अगला तो कार्यक्रम हम आपके साथ डील पे ही करेंगे, तो बहुत जरूरी है, और जल्दी करेंगे, 2-3 दिन के भीतर ही करेंगे। तब तो और घटनाएं साफ हो जाएंगी हमारे सामने, और चीजें आपके साथ डिस्कस करने के लिए हैं। तो ये स्टॉक मार्केट में क्या घटित हो रहा है, इसके ऊपर आखिर में हम लोग एक संहारात्मक कंक्लूडिंग चर्चा करें। जी बिल्कुल बोलना सही है। 15 दिन पहले तक मेटल्स में आग लगी थी, सारे मेटल के स्टॉक्स ऊपर जा रहे थे, सिल्वर ऊपर जा रहा था, गोल्ड ऊपर जा रहा था, पर सडनली हमने देखा कि रिवर्स मारा है। पर ये देखिए एक चीज है, फिजिक्स का भी सिद्धांत है कि कोई भी चीज ऊपर नहीं चली, नीचे भी जाती, जो ऊपर जाता है वो नीचे आता ही। ये जो अभी करेक्शन हो रहा है केवल निफ्टी को छोड़कर और इंसान को छोड़कर, हर इंसान को ऊपर जाना है और निफ्टी को भी ऊपर जाना है, ये कहावत जरूर है। तो ये जो करेक्शन अभी हो रहा है सिल्वर गोल्ड में, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि क्या है, ये स्ट्रक्चरल डेफिसिट में मेटल्स आ गए। दुनिया में उतना मेटल है ही नहीं जितने की उसकी जरूरत, मतलब आज की डेट में हम देख रहे हैं सिल्वर चांदी यानी छठे साल लगातार स्ट्रक्चरल डेफिसिट में जा रहा है। जितनी चांदी की जरूरत है उससे बहुत कम उपलब्ध है। मैंने पिछले भी आपके साथ इंटरव्यू में बताया था कि चांदी की माइनिंग नहीं होती है, वो कॉपर और लेड का बाय प्रोडक्ट रहता है। जब उनको प्यूरिफाई किया जाता है तो एक कचड़े के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। तो चांदी की कमी है। गोल्ड भी जो है चीनी लोग, रशियन लोग, इंडियन लोग बहुत बाय कर रहे हैं, फिर से बाइंग शुरू हो जाएगी। तो और कॉपर जो है, जितना एआई हो रहा है, जितना डाटा सेंटर बन रहा है, जिस हिसाब से खर्चा हो रहा है, मैं सर आपको जस्ट एक आंकड़ा दे रहा हूं, मतलब आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ 5 बड़ी कंपनीज जो हैं अमेरिका की, 5 बड़ी कंपनीज, ये कुल मिला के सिर्फ एक साल 2026 में $725 बिलियन जो है वो डाटा सेंटर में लगाने वाली है, जिसमें अमेजॉन $200 बिलियन लगाने वाला है, आपका 185 बिलियन गूगल लगा रहा है, 135 बिलियन है यानी फेसबुक का जो ये है ओनर, और माइक्रोसॉफ्ट 150 बिलियन लगा रहा है, और 55 बिलियन ओरेकल लगा रहा है। ये 5 कंपनीज मिलकर 725 बिलियन लगा रही है
लोगों के और इजीली समझने के लिए मैं बता दूं कि अगर $1 $90 का पकड़ा तो $1 बिलियन 9,000, $10 बिलियन 90,000 करोड़, $100 बिलियन 9 लाख करोड़, 9 लाख करोड़ मल्टीप्लाई बाय 7.25 कर लीजिए आप, यानी ये 65 लाख करोड़ के आसपास में आता है, जो भारत सरकार का इस साल का बजट था 53.4 लाख करोड़, उससे भी बड़ा। यानी विश्व की सबसे आबादी खर्चा करने वाला उस देश की सरकार, उससे ज्यादा खर्चा सिर्फ ये 5 कंपनियां अमेरिका की कर रही हैं डाटा सेंटर लगाने में, अमेरिका में $725 बिलियन, ठीक है, 65 लाख करोड़ के आसपास में। तो कॉपर की तो भयानक डिमांड रहने वाली है, और कॉपर, क्योंकि एक कॉपर की माइन खोलने में 12 से 13 साल लगते हैं, तो अल्युमिनियम रिप्लेसमेंट जहां जहां हो सकता है वहां होगा। तो मेटल्स पे मैं अभी भी बहुत ज्यादा बुलिश हूं। मेटल्स नीचे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो पहले नहीं खरीद पाए थे, हम जिस रेट पे अब उस रेट में एंटर करेंगे। बट एनीवेज, आपने पूछा कि भाई पिछले कुछ दिनों का ट्रेंड देखें तो आप देखोगे कि भारत के जो सरकारी बैंक्स हैं, इनके भी शेयर प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया जो है 52 वीक हाई कल ही उसने बनाया है, ठीक है। तो ये क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर का बहुत बड़ा एक्सपोजर जो है वो मेटल सेक्टर को है। बड़ा एनपीए हुआ करता था इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। अब जैसे जैसे मेटल्स के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो बैंकों को लग रहा है कि हमारा जो एनपीए हुआ एसेट है वो वापस से या तो हमें पैसे मिल जाएंगे या ये कंपनी जीवित हो जाएगी और प्रॉफिट बनाना चालू करेगी, तो हमें पैसा देना चालू करेगी। बैंक्स भी ऊपर जा रहे हैं, सरकारी बैंक्स जिन्होंने मेटल सेक्टर में एक्सपोजर लिया है। तो आगे आने वाले दिनों में मेरे को ये 2 जगह तो दिख रही है कि बहुत अच्छा रहने वाला है। परंतु मेरा अपना मानना है कि अमेरिका में इलेक्शन नवंबर महीने में है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का तो उसके पहले एक बड़ा झटका जो है वो अमेरिकन स्टॉक मार्केट को लगेगा, और इंडियन स्टॉक मार्केट अमेरिकन स्टॉक मार्केट का पिछलग्गू है। तो अगर वहां मार्केट गिरेगा तो यहां भी मार्केट गिरना निश्चित है, तय है, क्योंकि एफआईआईज आ नहीं रहे। और म्यूचुअल फंड्स यदि आप देखो तो म्यूचुअल फंड्स में भी थोड़ी सी कम हुई है, मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ज्यादा कम हुई है, परंतु जिस गति से फ्लो आ रहा था, ग्रोथ हो रहा था एयूएम का, वो कहीं ठहराव आ गया उसके अंदर में। तो एफआईआईज बेच रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स उस उमंग, उस तरंग के साथ नहीं आ रहे, तो फिर खरीदेगा कौन माल? ये चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। हम लोगों ने एक चीज सर मैं बोल दूं, ये मीडिया के ऊपर में आपने बात किया ना, तो मीडिया जो है वो आपने कई लाइंस बोली मूवीज की, अदानी जी को लेकर और इसके, तो मैं भी एक पंच लाइन जाते जाते बोल देना चाहता हूं। अभी बात करते करते मेरे ध्यान में आया कि महान फिगर हैं कि भैया बीट मी, बैश मी, यू कैन नेवर ट्रैश मी, हिट मी, किक मी, यू कैन नेवर गेट मी। तो ये ईमानदार पत्रकार जो हैं इंडिया के अंदर में, इनका ये मुझे लगता है स्लोगन हो जाना चाहिए। ये महान दार्शनिक माइकल जैक्सन बोल के गए हैं, जिनको पॉप म्यूजिक हम जानते हैं, पर बड़े दमदार शब्द वो कह के गए हैं। तो इंडिया में हमारे जैसे पत्रकार कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि भैया हिट मी, किक मी, यू कैन नेवर गेट मी। देखते हैं कितने दिन तक हम रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। बहुत दिलचस्प और विचारोत्तेजक चर्चा हमने की, बहुत ज्ञानपूर्ण चर्चा की, और 3 ऐसे विषयों में चर्चा की जो आमतौर पर अखबारों के जरिए, अन्य मीडिया मंचों के जरिए दर्शकों तक नहीं पहुंचते हैं। मेरे ख्याल से नई परख के दर्शकों को भी ये चर्चा बहुत पसंद आएगी, और जल्दी ही हम लोग भारत अमेरिका व्यापार संधि, जिसका अभी तक अंतरिम समझौते पर भी दस्तखत नहीं हुए हैं, लेकिन चर्चा इतनी ज्यादा हो गई है जैसे कि प्रलय आ गई हो। और वास्तव में मुझे लगता है कि अंततः इस संधि से एक प्रलय आएगी ही, और जो प्रलय आने वाली है उसको समझना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों की सबकी जिंदगियां इस संधि के कारण बदलने वाली हैं। हम लोग जल्दी ही 2-3 दिन में इस विषय के ऊपर मिलेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।